यस, प्रणाम है आप सभी को। डीएलएड सेकेंड सेम के जो भी बच्चे हैं, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। पिछले में मैंने आपको बताया था कि जब हम पढ़ते हैं और जब बालकों को व्याख्यान का जो होता है बिना मतलब उसकी परिभाषा में हम आपको यह भी बताए थे कि बिना मात्राओं के बंधनों के जो भी बात कही जाती है वह सब कुछ आपका रद्द ही होता है। तो यहाँ पर आज का जो आपका जो विषय है वह है क्या, शिक्षण के आपके, यानी कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं कि जिनके द्वारा हम बालकों को रद्द का ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहला है आपका जो मैंने इसमें लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में आपका आता है वाचन आपका, है ना। वाचन क्या है कि प्राध्यापक द्वारा बिल्कुल सही जो वर्ण है, बिल्कुल सही जो भी आपका वाक्य है, आपका गद्यांश है, वह गद्यांश के साथ सस्वर वाचन को आदर्श पाठ कहा जाता है। मतलब बिल्कुल सही उच्चारण के साथ और बिल्कुल वाक्य और बात को जानते हुए उसको अपने जोर जोर से पढ़ना, अपने स्वर के साथ वाचन करना ही एक आदर्श पाठ रहता है। और यह आदर्श जो आपका वाचन है यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्यार्थियों के सामने कोई भी ऐसा आदर्श उपस्थित न हो कि जिसको विद्यार्थी जाने, सीखे और सीखने के बाद भी उच्चारण संबंधी जो दोष होते हैं वह बालक के वाचन में पाए जाएं। मतलब वह जो भी बोले बिल्कुल सही बोले और परिमार्जित बोले। अच्छा, वाचन जो है वह 3 या 4 बालकों से आदर्श वाचन के पश्चात होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो बालक आपकी कक्षा में बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करते हैं, पहले तो आप करके वह अपनी बातों को कहें, वाचन करें, फिर उन 3-4 बेहतर विद्यार्थियों के बाद जो दूसरे विद्यार्थी हैं वह फिर आएँ और वह फिर अपना वाचन को प्रारंभ करें। और प्राध्यापकों द्वारा भी यही चाहिए कि जो बालक अच्छे ढंग से पाठ करते हैं वह पाठ करें और फिर उन बालकों को देखकर दूसरे विद्यार्थी भी सही प्रकार से पाठ करें। और यह दोनों ही सस्वर पाठ होते हैं, मतलब आपको बोल करके ही पाठ आपको करना है। किंतु सस्वर पाठ के साथ ही मौन पाठन को भी गद्य में बहुत महत्व दिया गया है ताकि विद्यार्थी जो हों वो बिना कोई शोर किए, बिना दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब किए ही जो भी भावांश है, जो भी विचार पक्ष है उसको जानें, समझें और विचारों को पाना भी सीख सकें। वाचन जो है वह गद्य के लिए, सीखने के लिए और उसका ज्ञान देने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वह आपका बोलकर हो, चाहे वह आपका बिना बोले हो, है ना। तो यह तो था आपका वाचन। दूसरा है आपका व्याख्या, आपका गद्य। आपका व्याख्या गद्य क्या है? व्याख्या गद्य है कि आपने जो भी पाठ आपने पढ़ा है वो पाठ में कौन कौन से शब्द रहे, कौन सी योगोक्तियाँ रहीं, कौन कौन सी वाक्य रहे, सूक्तियाँ रहीं, यह भी जानना और उन सभी की व्याख्या बालकों को बताना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बालक जब तक उसका भावार्थ नहीं जानेंगे, समझेंगे, तब तक वह यह नहीं समझ पाएंगे कि यह पाठ हमको क्या सीख दे रहा है या हमको क्या सीख पानी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात और एक बात और है, गद्य पाठ का मुख्य उद्देश्य ही यह होता है कि बालकों को वाक्यों के और आपके शब्दों के और बालकों को नए नए वर्ण और आपके शब्दों की भी जानकारी प्राप्त करना और व्याख्यानविद को ज़्यादातर विकासात्मक में लेकर आना ही
गद्य को सीखने का महत्वपूर्ण एक अंग है। और दूसरी बात ये भी है कि हम आपके जो भी आपके शब्द हैं उनकी व्याख्या के लिए 3 विधियों को बताया गया है। पहली आपकी उद्बोधन विधि, दूसरी स्पष्टीकरण विधि, तीसरी है प्रवचन विधि और चौथी है आपके शब्दों की व्याख्या करने वाली सबसे पहली उद्बोधन विधि। उद्बोधन से मतलब है कि हम किसी भी वाक्य को जब हम बोलते हैं, उद्बोधित करते हैं, बताते हैं, तब हमको कौन कौन सी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है और फिर वह बताने के बाद फिर हम स्पष्टीकरण जो विधि है वह मानते हैं। और स्पष्टीकरण के बाद भी अगर विद्यार्थियों को दिक्कत हो और वह अपने मकसद में कामयाब ना हो, असफल हो, तो फिर प्राध्यापक को प्रवचन जो विधि है वह प्रयोग करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गद्य पाठ में विद्यार्थियों को निम्नलिखित शब्दार्थ व्याख्या प्रयोग की जाती है। पहली क्या है, लाओ मैं आपको ये एक टेबल है आपके 43 जो नंबर पेज पर आपकी एक टेबल बनी हुई है, तो वह मैं आपको बताता हूँ वह क्या है। वह जो है आपकी यहाँ पर हम इसको विज्ञापन शब्दार्थ व्याख्या और कोष्टक में हम लिखते हैं विभिन्न प्रणालियां। हम यहां पर आपके है ना, ये हमने इसके 3 भाग इसके हमने बना लिए। अब यहां पर हमने कर दी प्रवचन आपकी विधि, यहां पर आपकी स्पष्टीकरण आपकी विधि और पहली विधि आपकी उद्बोधन विधि। यहां पर क्या है, फर्स्ट में लेंगे प्रत्यक्ष वस्तु के प्रदर्शन द्वारा, सेकंड में है व्युत्पत्ति द्वारा, और यहां पर है आपका पर्यायवाची विधि द्वारा। ये आपका है प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा, और दूसरे में आपका है विलोम के शब्दों के द्वारा, और यहां पर आपका है समान रूप वाले शब्दों द्वारा। तीसरा आपका है मॉडल द्वारा, यहां पर आपका है व्याख्या के द्वारा, और यहां पर है आपका समानार्थी शब्द
शब्दों द्वारा। यहां पर आपका आता है फोर्थ पे फोटोज के द्वारा भी चित्रों के, और यहां पर आता है क्या, संधि विच्छेद के द्वारा, और इसमें प्रवचन विधि में हम कोई नहीं लेते हैं। अच्छा, यहां पर आता है आपका रेखांकन, जो आते हैं चित्र आपके, और दूसरे में है आपका समास विग्रह द्वारा, समास विग्रह। अच्छा, और समास विग्रह के बाद में आपका जो पांचवें के बाद जो आता है वो आता है मानचित्रों द्वारा, मानचित्रों के द्वारा, और यहां पर आता है आपका प्रत्यय के द्वारा, और ये आपका सेम ही बना रहता है। और पॉइंट नंबर आपका आता है 7 अंतर कथा द्वारा, और अंतर कथा के बाद स्पष्टीकरण विधि में आपका आता है सर्ग द्वारा, और दुबोधन विधि में आता है वाक्य प्रयोग द्वारा, और यहाँ पर स्पष्टीकरण विधि में कुछ नहीं होता और प्रवचन विधि में भी कुछ नहीं होता। तो आपने ये तीनों, आपने ये टेबल्स आपने देखी तीनों साड़ियों, तो हमने पहले पॉइंट पे क्या है, प्रत्यक्ष वस्तु के प्रदर्शन द्वारा, मतलब हम जिस विषय पर भी आपका पाठ कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, वहाँ पर जिस वस्तु के बारे में बोल रहे हैं वह वस्तु हमारे सामने हो, और हम उस वस्तु को सामने से देख करके बालकों को उसका ज्ञान दें। अच्छा, जब हम स्पष्टीकरण में आते हैं तो वह चीज़ कैसे पैदा हुई है, उत्पन्न कैसे हुई है, वह हम बताते हैं। और प्रवचन विधि में क्या होता है कि हम वो जो हमने जो वाचन कर रहे हैं, वो जो उसमें जो आपके जो वर्ण जो शब्द लिए हैं, वह उनके दूसरों में दूसरे और क्या क्या पर्याय हैं, यह भी हम आपको बताते हैं। फिर प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा है कि जो भी हम पाठ कर रहे हैं वह हम बालकों को हाव भाव और संकेतों से प्रत्यक्ष रूप से उन्हें क्रिया करके बताएं, है ना। और फिर स्पष्टीकरण आपकी अगर आपकी विधि आए तो स्पष्टीकरण विधि में विलोम शब्दों द्वारा, मतलब सुख है वहाँ पर दुख है, यहाँ पर साँच है वहाँ पर झूठ है, मतलब एक के पीछे एक चीज़ बनी होती है। और फिर यहाँ पर आए तो बिल्कुल आपके जो भी वो जो शब्दों के समान रूप वाले शब्द हैं वह ज्ञान में, फिर हम बालकों को मॉडल के द्वारा हम उन्हें बताएं, और मॉडल के साथ साथ हम स्पष्टीकरण में वह जो पाठ है उसकी पूरी संपूर्ण व्याख्या बताएं। और व्याख्या के बाद क्या करें कि समानार्थी प्रवचन जब हम आए विधि में तो समानार्थी के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दें। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने कहानियाँ पढ़ी आपकी, वो प्यासा हुआ थी तो हम उसमें एक मटके लें, उसमें पानी भरें और पत्थरों को डाल करके हम चित्रों की सहायता से वो कहानी बताएं। फिर क्या है कि हम जब स्पष्टीकरण में आए तो हम संधि विच्छेद के द्वारा ये बताएं कि ये जो शब्द था यह क्या था। वैसे ही आपके जो हमने आपको बताए हैं कि मानचित्र द्वारा और अंतर कथाओं द्वारा, वाक्य प्रयोग द्वारा, ये सब विधियों द्वारा हम वाचन को और आपका जो गद्य साहित्य को हम महत्व प्रदान कर सकते हैं या हम उसको सीख सकते हैं। तो ये तो थी आपकी जो पहला था वाचन का अंग आपका। और यहाँ पर आपकी पहली जो आती है विधि वह है आपकी उद्बोधन विधि। ये विधि वो है कि ये विधि के द्वारा बालक प्रत्येक कठिन शब्द का भावार्थ स्वयं न बताकर भिन्न भिन्न प्रणालियों द्वारा बताता है। और ये सब कार्य करने के लिए प्राध्यापक
दृश्य साधनों का प्रयोग कर सकता है, मतलब उसको सीन दिखा करके भी बता सकता है। जैसे प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन द्वारा अथवा प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, मॉडल चित्र द्वारा, हेम मानचित्रों द्वारा हम बालकों को बता सकते हैं। अब हम शोध उदाहरण के लिए बात उदाहरण के लिए तो मतलब क्या है कि पुस्तक का भावार्थ बताने के लिए प्रत्यक्ष पुस्तक को बताना और किसी भी वस्तु या शब्द को बताने के लिए, उसका भावार्थ समझाने के लिए उसका फोटो दिखाना और त्रिकोण का जो अर्थ है मानचित्र की सहायता से बताना, आरा ग्रह का जो भावार्थ है वह भी मॉडल के द्वारा, और मूर्त विचारों और व्यापारों को समझाने के लिए भी उदाहरण और कथाओं का सहारा लिया जा सकता है। कि हम जो भी बच्चों को बता रहे हैं वह हम उसे सीन दिखाकर, फोटो दिखाकर, मॉडल दिखाकर, तरह तरह की विधियों को दिखाकर हम बालकों को सिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बच्चों को ज्ञान देना है या अष्टावक्र का जो भावार्थ है वह बताने के लिए वाक्य प्रयोग करना है, तो विद्यार्थियों से हम इसका भाव का जो व्याख्यान है वह निकलवाएं, किंतु वाक्य ऐसे बनाएं ताकि बालक जो भी वाक्य बना रहा है वह वाक्य को जानने के बाद, सुनने के बाद ही उसका भावार्थ बता सके, उसका मतलब बता सके। जैसे निम्न वाक्य द्वारा हम निस्तब्ध का जो भावार्थ है बता सकते हैं। जैसे अंधेरी रात है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, सारा विश्व शांत है, निशा भी चुपचाप पड़ी है, ऐसी निस्तब्ध निशा में मैं अपने मकान से बाहर निकल पड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि बालक समझ जाएगा कि यहाँ पर सब चीज़ शांत है, कुछ बोलचाल नहीं है, तो वह निस्तब्ध का मतलब एकदम शांत स्वभाव से है, तो वह यह समझ जाएगा। सेकंड आपकी आती है विधि, स्पष्टीकरण विधि है। यह विधि कहती है कि यह यदि शब्द का भावार्थ प्रोक्त विधि से, मतलब जो पहले उद्बोधन विधि से अगर हम ना बता सकें तो स्पष्टीकरण विधि से विद्यार्थियों को हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। जैसे व्युत्पत्ति बताना हो तो श्रमजीवी जो शब्द है वह आपके श्रम से बना है। विलोम शब्द द्वारा भी भावार्थ को समझाया जा सकता है और सहकारिता के जो कायदों का जो संबंध स्थापित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ आयर का विलोम वीर बताना। अगर हम किसी व्यक्ति को डरपोक के बारे में बता रहे हैं तो हम उसे साहसी के बारे में बताएंगे। और ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, साहित्यिक नामों अथवा शब्दों की व्याख्या द्वारा स्पष्टीकरण भी हम दे सकते हैं। हम मतलब इतिहास का सहारा ले सकते हैं, हम भूगोल का सहारा ले सकते हैं, हम विज्ञान का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हम जो भी बालकों को ज्ञान दे रहे हैं वह हम ढंग से सिखा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, भागीरथ शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि सूर्यवंश में दिलीप कुमार नाम के एक बादशाह थे और वह एक ऐसे बादशाह थे कि जो कि महानदी को धरती पर उतार कर लाए थे। और कुछ कठिन शब्दों द्वारा भी हम स्पष्टीकरण बता सकते हैं। जैसे हम बालकों को जब हम संधि विक्षेप का ज्ञान देंगे तब बालक समझ जाएंगे कि यह जो शब्द है यह कैसे बनाया गया और क्या क्या हम इसमें जोड़ करके दूसरे शब्दों को बना सकते हैं। उदाहरण हम यहाँ भी देखते हैं, देशभक्ति आदि। अच्छा, स्पष्टीकरण की समस्त विधाओं से व्युत्पत्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमको यह तो सीखना ही पड़ेगा कि यह जो शब्द है यह कैसे बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और मातृभाषा हिंदी में जो भी आपके वर्ण, आपके वर्णों से जो शब्द बनते हैं वह 3 प्रकार से बनते हैं। पहला आपका उपसर्ग के द्वारा, दूसरा प्रत्यय के द्वारा और तीसरा आपका संधि और समास के द्वारा हम शब्दों को, नए नए शब्दों को बनाते हैं।
यह बात आपको पता है। और व्युत्पत्ति प्रणाली का प्रयोग सही ढंग से करने के पश्चात ही प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास को सीख सकते हैं। और संधि द्वारा हम दो वर्णों को आपस में मिला करके नए शब्द बना सकते हैं। और जब वह शब्द मिलकर के बनते हैं तो वहाँ पर जो होने वाले विकार को कहते हैं। और दो दो तीन तीन और शब्दों के संयोग से शब्दों को बनाने को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अतः और जो वर्ण के बाद में जो आता है शब्द के अंत में जो आने वाला जो शब्दांश है वह प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया के पश्चात आने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और अ, आ, इ, आव, न, नी, व, वह, हट, या, आनी, आलू, हार, सार, वन आदि के कृत प्रत्यय बनते हैं। और हम इनको जोड़ करके नए नए शब्दों को बनाते जाते हैं। उदाहरणार्थ जैसे पढ़ना से पढ़ाई कृत प्रत्यय से ही बना है। इस प्रकार पा, पन, नी, का, ई, ओती, एक आदि हिंदी तद्धित प्रत्यय है। उदाहरणार्थ ओढ़नी से जो है ओढ़ना जो शब्द है वह आपका बनाया गया है। अच्छा, और तीसरी जो आपकी जो लास्ट विधि है वह है प्रवचन विधि। प्रवचन ये क्या विधि है? प्रवचन विधि है कि जहाँ पर आपका जो भी हम शब्द को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह उद्बोधित न होने पर कुछ विद्वानों द्वारा शब्द का स्वयं ही भावार्थ बताया जाता है। जैसे कई सारे ऐसे शब्द हैं कि हमें उनका भावार्थ नहीं पता है, किंतु कुछ विद्वान, कुछ जो अपने आप को बहुत ज़्यादा हिंदी का मालिक कहते हैं, मास्टर्स कहते हैं, वो कठिन शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताकर, जैसे नियति के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द को भाग्य बता देते हैं। और कठिन शब्दों की परिभाषा देखिए, जैसे पारस एक ऐसा पत्थर है जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। तो कठिन शब्दों की तो यहाँ पर क्या है कि भावार्थ का विस्तार विशेषतः ये विधि के द्वारा लोकोक्तियों का प्रयोग करके, मुहावरों का प्रयोग करके हम भी वाक्य के तात्पर्य को बता सकते हैं और गद्य पाठ के शिक्षण को भी हम महत्व दे सकते हैं। उदाहरणार्थ जैसे कि आटे दाल का भाव मालूम ना का भावार्थ बताने के लिए वाक्य प्रयोग विधि से ही बताया जा सकता है कि नौकरी छूटते ही राम को आटे दाल का भाव पता चल गया, है ना। तो ये क्या है कि हम ऐसी ही घटनाओं के द्वारा, उदाहरण के द्वारा बच्चे को वाक्य का पूरा प्रयोग करके हम उसका भावार्थ बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। उदाहरणार्थ हमने आपको ये बता दिया है। अच्छा, और नंबर 3 पर आता है आपका विचार विश्लेषण, कि हमको अपने जो विचार हैं वह हमें विश्लेषित करने हैं, तो वह कैसे किए जाएंगे। तो गद्य पाठ का प्रमुख उद्देश्य होता है कि भाषा का जो ज्ञान है वह विकसित होना और विचारों को पाने और लेने की जो प्रक्रिया को और अच्छा बनाना। वाचन और व्याख्या द्वारा बालकों के भाषा के ज्ञान में वृद्धि होती है, उनका जो शब्दकोश है वह बढ़ता है। और विचार विश्लेषण द्वारा विचार को पाने में बालक को महत्वपूर्ण बनाना, बालक को बलशाली बनाना। विभिन्न प्रकार के पाठों के भिन्न भिन्न प्रकार के विचार होते हैं, ये बात आपको पता है। लेख संबंधी प्रश्न पूछकर प्राध्यापक पूरे अध्यायांश का जो विचार विश्लेषण क्रमानुसार करवा सकता है और विचारों को क्रमबद्ध तरीके से विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर द्वारा निकलवाना चाहिए। कि हम बालकों को जब भी कोई पाठ पढ़ाएं तो हम उनसे प्रश्न करें, प्रश्न पहर में उनसे बातें पूछें और क्या क्या विचार प्रस्तुत करना चाहता है साहित्यकार, लेखक, यह भी हम बालकों को बताते जाएं। और दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर
और दूसरी बातों के माध्यम से लेखक का परिचय देख करके और उस पाठ में लेख में जो नए नए विचार आए हैं वह बालकों को बता करके और उनके साथ में उन विचारों को लेकर के बालक के मन में जो पहले के जो ज्ञान जो है मन में उनके, उससे उनको जोड़ करके भी हम उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। और विद्यार्थियों को हमें ये प्रकार से योग्य बनाना होगा कि वे सामने वाले लेखक का जो भावार्थ है, जो विचार पक्ष है, वह ज्यों का त्यों बालकों की बुद्धि में प्रवेश कर सके। और ये सभी बातें विचार विश्लेषण के तहत ही बालकों को समझाई जा सकती हैं या उनका ज्ञान दिया जा सकता है। तो यह तो था आज आपका गद्य शिक्षण के आपके अंग कौन कौन से थे। 3 थी उसकी विधियाँ हमने आपको बता दी, पूरी एक सारणी बता दी। अब आपको नेक्स्ट में हम इससे बात की जो बात है वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना जो घर है वहाँ पर सेफ रहें और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएँ आपको बच्चों। और आपको कल 15 अगस्त भी है, तो कल अगर आप लोगों के पास समय हो, आप घूमना चाहें विद्यालय में, तो आप लोग आ भी आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। और महामारी के लिए अपने छात्र, जिन बच्चों ने अपनी वो प्रोजेक्ट फाइल वगैरह सबमिट नहीं किया, वो लोग शीघ्र से शीघ्र अपना काम करें और चौधरी साहब के दिशा निर्देशों का पालन करें। यही बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपका धन्यवाद।